था उसको बहिष्कार कर रहे थे, विदेशी कपड़ा को जला रहे थे, विदेशी शिक्षा को, विदेशी नौकरी को हम लोग त्याग रहे थे। तो ये जो आंदोलन शुरू हुआ, तो ये आंदोलन जो है बहुत बड़े लेवल पे चला गया। इसमें जो भी बड़े बड़े नेता थे उनको जेल में डाल दिया गया। उस समय जो भी यहाँ पे युवा वर्ग थे, ये युवा वर्ग जो बच गए, ये जो है सीधा क्रांतिकारी का मार्ग अपना लिए। ये लोग सीधा अपना सोच लिए कि हाँ भाई, अंग्रेज लोग हमको मार कर, जब हमारा ही ज़मीन पे कब्जा कर लिया है मार पीट के, तो हम भी मार पीट के ही भगाएंगे। भले उसके लिए मर्डर करना पड़े, लूटपाट करना पड़े, आग लगाना पड़े, लेकिन हम लोग लगाएंगे। तो यही क्रांतिकारी लोग हुए जो यहाँ पे आंदोलन करने लगे। तो यहाँ पे 1905 से लेकर 1915 के बीच में बहुत सारा घटना घटता है जिसको हम कवर करेंगे। फिर 1915 में देखिए ऐसा क्या होता है कि यह रुक जाता है। तो आपको इम्पोर्टेंट घटना मन में सोचिए 1915 में क्या हुआ था। तो 1915 में जो है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से ये भारत आए थे। तो जब ये गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, तो फिर ये आंदोलन का नेतृत्व इनके हाथों में चला गया। तो आपको मालूम ही हुआ गांधी जी थे, ये आपको अहिंसावादी थे, अहिंसा के पुजारी। यानी भाई हिंसा नहीं करना है, कुछ भी हो जाए हिंसा नहीं करना है, ये अहिंसावादी थे। तो इनके अनुसार जो है आपको आंदोलन चलने लगा। 1915 से इनका यहाँ पे दबदबा रहा भारत में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पे भी रहा है आंदोलन, इन्हीं के नेतृत्व में सारा यहाँ पे चलता रहा। फिर आपको एक घटना घटता है 1922 में, और वह जो है असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा ये जारी किया जाता है। असहयोग आंदोलन जब होता है तो गांधी जी द्वारा कहा जाता है कि हम आपको 1 वर्ष के अंदर जो है स्वाधीनता यहाँ पे आपको दिला देंगे। और लेकिन आपको एक जो है यहाँ पे बस समझ लीजिए कि आपको विनती समझ लीजिए कि आपको जो है सीधा अहिंसा का पालन करना है, यानी कुछ भी हो जाए यहाँ पे आपको हिंसा नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे 5 फरवरी को याद होगा, 5 फरवरी 1922 के दिन एक घटना घटती है जिसको बोलते हैं चौरी चौरा। चौरी चौरा का कांड जो होता है, इसमें हिंसा हो जाता है, पुलिस मारे जाते हैं, यहाँ पे थाना को जलाया जाता है। जब ये बात गांधी जी को पता चलता है तो सीधे इन्होंने जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। स्थगित करने से अब क्या हुआ, क्योंकि असहयोग आंदोलन बहुत बड़े लेवल पे हुआ था। इसमें छोटे छोटे किसान, जो भी स्टूडेंट स्कूल पढ़ रहे थे, चाहे जो भी वकालत कर रहे थे, सरकारी नौकरी जो भी कर रहे थे, उस सब अपना छोड़कर यहाँ पे गांधी जी के साथ खड़े थे कि चलिए भाई 1 साल में स्वाधीनता दिला देंगे, तो हम लोग अपना 1 साल तक जॉब छोड़ देते हैं, चाहे जो भी काम है छोड़ देते हैं, गांधी जी का सहयोग करते हैं। लेकिन जब ये गांधी जी जब देखे कि हाँ भाई यहाँ पे असहयोग आंदोलन ही स्थगित कर दिए, जब बंद ही कर दिए, तो फिर हम लोग किस काम कराए, यहाँ पे नौकरी छोड़ दिए वो भी गया, यहाँ पे हम लोग इस इधर से भी गए और उधर से भी गए। तब यहाँ पे फिर क्योंकि इसमें बहुत बड़े लेवल पर हुआ था, तो फिर इसमें भी बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया। और उसमें जो भी फिर आपको जो युवा वर्ग के लोग थे, वह सीधा आपको क्रांतिकारी मार्ग अपना लिए। और फिर 1924 से जो है फिर यहाँ पे क्रांतिकारियों का दबदबा हो जाता है, और ये चलता है धीरे धीरे 1946 तक। तो ये से चलते चलते क्रांतिकारी का भी हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, देश को आज़ाद कराने में बहुत बड़ा योगदान है। तो ये सब आपको घटना एक एक करके हम लोग पूरा पढ़ेंगे, लेकिन क्रांतिकारी के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए कि ये क्रांतिकारी कौन थे और ये क्या चाहते थे, इनका आंदोलन करने का तरीका क्या था। तो सबसे पहले जो हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वाला जो वीडियो देख रहे थे, तो आपको वहाँ पे हम बताए थे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जो है 3 चरणों में पढ़ते हैं। एक उदारवादी चरण, उदार मतलब नरमपंथी लोग, यानी इसको नरमपंथी बोलते हैं। उग्रवादी यानी उग्र प्रवृत्ति के, यानी गर्मपंथी। और गांधीवादी एक अलग थे जिनमें गांधी जी थे। तो यहाँ पे जो उग्रवादी देख रहे हैं, उग्रवादी चरण, ये वाला, तो इसी में से समझ लीजिए कि एक गुट समझ लीजिए, या इसका एक भाग समझ लीजिए। जो व्यक्ति कहलाए वही कहलाए क्रांतिकारी। यानी यहाँ पे इसका अर्थ समझ लीजिए थोड़ा सा कि ये लोग कैसे अपनी मांगों को पूरा करते थे। सबसे पहले देखिए, जो इसमें नरमपंथी थे यानी उदारवादी लोग थे, इनका मानना था कि हम अपनी सरकार से यानी अंग्रेजों से जो भी अपना ये मांग है, कि हाँ अपनी मांग को जो है हम अंग्रेजों के पास पत्र भेजेंगे, पत्र पत्रिकाओं के द्वारा यहाँ पे निवेदन करेंगे कि हाँ हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, आकर यहाँ पे सोल्व कर दीजिए। सरकार मानती है तो ठीक है, नहीं तो चुपचाप अपना बैठे रहिए। तो ये हो गए आपके नरमपंथी। उसके बाद आए गर्मपंथी। गर्मपंथी में क्या था कि ये अपनी मांगों को पूरा करने के लिए यहाँ पे क्या करते थे, बहिष्कार करते थे अंग्रेज सरकार का, जुलूस निकालते थे, रैली निकालते थे। यहाँ पे बस इतना ही इनका काम था। मान लीजिए अगर जुलूस किए, रैली किए, अगर हमारी मांग पूरा हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो आप अपना घर है, हम अपना घर है। ये गर्मपंथी का था। लेकिन इसी गर्मपंथी में से वैसे लोग आए जो यहाँ पे बहिष्कार तो जुलूस किए, अगर यहाँ पे आप नहीं मांग को पूरा कीजिएगा तो उसके लिए हम यहाँ पे आपका हत्या भी कर सकते हैं, यहाँ पे आपको हम बमबारी भी कर सकते हैं,
या आपको सरकारी खजाना लूट भी सकते हैं, और चाहे हमारी जान ही क्यों ना जाए। तो ये आपको कहलाए क्रांतिकारी लोग। बाकी आपके जो क्रांतिकारी लोग देख सकते हैं कि हिंसात्मक आंदोलन के द्वारा देश को आज़ाद कराना ये चाहते थे। तो यही आपके क्रांतिकारी थे, यानी इनको कोई भी अपना प्राण का चिंता नहीं था। यानी ये अपनी मांग को जो है लड़कर पूरा करना चाहते थे कि हाँ भाई, हम लड़कर अपना अपना अधिकार है, हमारा जमीन है, हम लेकर रहेंगे। यह अपना हिंसात्मक आंदोलन करते, जैसे इसमें भले लूट हो, हत्या हो, बमबारी, ये लोग जो है गुप्त संस्था बनाकर आपको ये आंदोलन करते थे। उसके बाद ये खजाना भी लूटना इनका काम था। ये लोग अपने जान पे खेलकर देश को आज़ाद कराना चाहते थे। ये जो है परिणाम शीघ्र चाहते थे अपना, कि हम अपना मांग को पूरा जब करें आपको हो जाना चाहिए। मातृभूमि को जो है विदेशी शक्ति से मुक्त करना चाहते थे, यानी अंग्रेजों से ये लोग मुक्त करना चाहते थे, और यही जो लोग कहलाए क्रांतिकारी। अब हम देखिए क्रांतिकारी एक एक करके संगठन के बारे में पढ़ेंगे, और कैसे कैसे ये लोग जो है अपनी मांगों को पूरा करते हैं, अंग्रेजों से ये लड़ाई करते हैं। तो ये सब पढ़ेंगे। बाकी ये सब आप घटना देख रहे हैं 1885 से, पूरा एक एक करके डिटेल में हम लोग ये कवर कर चुके हैं पूरा। अब बाकी इसमें जो मारधान एक्शन वाला सीन है, चलिए उसको कवर करते हैं। आपको बताए थे कि ये जो 3 चरणों में हम लोग पढ़ते हैं, एक उदारवादी, दूसरा उग्रवादी, तीसरा गांधीवादी। तो उदारवादी बताया है कि अपनी मांग और पत्र के द्वारा ये अपनी मांगों को पूरा करते थे, और इसमें कौन कौन नेता थे, यानी उदारवादी नेता है और ये आपके उग्रवादी नेता है। आपको पूछ लेता है एग्जाम में कि कौन इसमें उग्रवादी है और कौन आपको उदारवादी है। तो ये आपको ऑप्शन में अगर हो तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा। और इसी उदारवादी जो उग्रवादी थे, यानी गर्मपंथी में से छिट के क्रांतिकारी। तो चलिए क्रांतिकारी आंदोलन की हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्रांतिकारी आंदोलन का थोड़ा बारे में जानते हैं। देखिए, क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत माना जाता है कोई जगह, तो वह जो है महाराष्ट्र माना जाता है, क्योंकि महाराष्ट्र से ही शुरू हुआ था। महाराष्ट्र में खास करके बाल गंगाधर तिलक आपको मालूम होगा, वहीं के थे। तो शुरू से यहीं किए थे। और वो भी आपको महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में जो है चित्पावन ब्राह्मण जो थे, ये लोग के द्वारा जो है क्रांतिकारी सबसे पहले शुरू किया गया था। और ये चित्पावन ब्राह्मण जो थे वो आपको शिवाजी और पेशवा के ये लोग वंशज थे। और इन्हीं के आपको जो दिख रहा है चित्पावन ब्राह्मण, उसी में से एक थे बाल गंगाधर तिलक, ये भी आपको चित्पावन ब्राह्मण ही थे। तो इन्हीं के द्वारा कहा जाता है कि शुरुआत किया गया था। तो एक ऐसा माना जाता है कि क्रांतिकारी आंदोलन के जो पिता कहलाते हैं वह कहलाते हैं बाल गंगाधर तिलक। याद रखिएगा, ये भी आपको चित्पावन ब्राह्मण थे, और चित्पावन ब्राह्मण जो थे शिवाजी और साहू के, ये आपको पेशवा जो थे उनके वंशज माने जाते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा, यानी ये तो हो गया सबसे शुरुआत की, हाँ शुरू हुआ था आपको महाराष्ट्र में। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर क्रांतिकारी आंदोलन हुआ है तो वह आपको बंगाल में हुआ है, क्योंकि अंग्रेजों का गढ़ वहाँ पे बंगाल में ही था। आपको वहीं पे कंपनी था, वहीं पे बहुत कुछ था। तो यहाँ पे क्रांतिकारी आंदोलन ज़्यादा देखने को मिलता है। और विस्तार की बात करें तो बंगाल में भी हुआ, महाराष्ट्र में भी हुआ, और पंजाब में भी हुआ। बाकी अन्य जगह छोटा मोटा हुआ है, लेकिन इन जगहों पे ये आपको ज़्यादा हुआ। तो क्रांतिकारी आंदोलन देख लिए, इसकी शुरुआत हो रहा है महाराष्ट्र से। तो चलिए हम महाराष्ट्र से शुरू करते हैं कि कौन कौन सा वहाँ पे क्रांतिकारी संगठन हुआ, और ये कैसे कैसे जो है क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व किए। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रामोसी आंदोलन। रामोसी आंदोलन को जो है फड़के आंदोलन भी बोला जाता है, क्योंकि इसके जो नेतृत्व करता थे वह आपके थे वासुदेव बलवंत फड़के। तो यहाँ पे इन फड़के के नाम पे भी इसको फड़के आंदोलन कहते हैं। इसको 1879 में ये शुरू किया गया था। ये जो आप देख रहे हैं रामोसी, रामोसी का अर्थ होता है किसान, यानी किसानों का समूह। इसी के द्वारा जो है आंदोलन किया गया था, क्योंकि किसानों का जो है अंग्रेजों के द्वारा शोषण हो रहा था। तो यहाँ पे किसानों ने अपने नेता वासुदेव बलवंत फड़के के साथ यहाँ पे आंदोलन किए। और इसमें जो है आपको अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया गया था। तो यह प्रथम सशस्त्र आंदोलन था जिसमें हथियार का भी प्रयोग हुआ था, और यहाँ पे आपको अंग्रेजों से लड़ाई हुआ था। इस आंदोलन में है जो है आपको जो इसके नेतृत्व करता थे बलवंत वासुदेव फड़के, इनको जो है यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया जाता है, और इन पे जो है मुकदमा चलाया जाता है। और मुकदमा चलाकर जो है इनको जेल की सजा होती है। तो जब ये मुकदमा लड़ रहे होते हैं अंग्रेजों से, तो इनका जो केस लड़ा था, यानी या जो वासुदेव बलवंत फड़के थे, इनके जो केस लड़े थे वह थे गणेश शंकर वासुदेव। तो यहाँ पे याद रखिए गणेश वासुदेव जो है इनका जो है केस लड़े थे। तो ये तो हो गया रामोसी, ये सबसे पहले शुरू था, ये आपका प्रथम सशस्त्र आंदोलन था। बस इतना याद रखिएगा। बाकी अब हम देखेंगे व्यायाम मंडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको क्रांतिकारी घटना में, व्यायाम मंडल का नाम, क्योंकि ये शुरू किया गया था चापेकर बंधु। चापेकर बंधु का आप नाम सबको ही सुने होंगे। तो ये चापेकर बंधु के द्वारा जो है महाराष्ट्र में शुरू किया गया था 1896-97 में।
चापेकर बंधु में देखिए टोटल 3 भाई थे। एक बालकृष्ण हरि चापेकर, दूसरे दामोदर हरि चापेकर, तीसरे आपको थे वासुदेव चमरकर वासुदेव हरि चापेकर। ये सभी भगवान के नाम पे ये देख रहे हैं, बालकृष्ण, दामोदर, फिर वासुदेव, ये सभी के सभी जो है भगवान के नाम है। और ये चापेकर बंधु थे, तो इन्हीं के द्वारा जो है व्यायाम मंडल का स्थापना किया गया था। शुरू में ये जो व्यायाम मंडल था, समझ लीजिए एक जिम टाइप का था, जहाँ पे जो है लोगों को अस्त्र शस्त्र सिखाया जाता था, कि हाँ आपको लड़ाई करना सिखाया जाता था आत्मरक्षा के लिए। तो ये व्यायाम मंडल इसी तरह से जो है शुरू हुआ था, और ये जो है आगे चलकर बहुत बड़ा जो है क्रांतिकारी संगठन बना। ये जो है महाराष्ट्र का प्रथम क्रांतिकारी संगठन था। यह अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण भी यहाँ पे लोगों को कराता था। जब ये व्यायाम मंडल चल रहा था, तो उसी समय महाराष्ट्र में जो बाल गंगाधर तिलक थे, इनके द्वारा जो है 2 महोत्सव को शुरू किया जाता है। एक जो होता है गणेश महोत्सव 1893 में, और दूसरा जो है 1895 में शिवाजी महोत्सव। तो इनका यहाँ पे इसमें क्रांतिकारी में यहाँ पे रोल क्या है? रोल यही है आपको बाल गंगाधर तिलक का, कि ये महोत्सव में जो है लोगों को बुलाते थे, और महोत्सव में जो है लोगों को यहाँ पे जो है क्रांतिकारी भाषण हो गया, या अपने अधिकारों की मांग के लिए ये जो है अवगत कराते थे लोगों को, कि हाँ हमारा ज़मीन है, हमारा खेत है, हम इससे लड़ेंगे, आपको अंग्रेजों को भगाएंगे। तो ऐसे कर करके लोगों को जो है ये जागरूक करते थे कि हाँ हमारा अधिकार मिलना चाहिए। एक तरफ आपको व्यायाम मंडल में अस्त्र शस्त्र चलाना भी सिखाया जा रहा है, और दूसरा तरफ यहाँ पे लोगों को जो है क्रांति के लिए उकसाया जा रहा है, तो अवगत कराया जा रहा है अपने अधिकारों के लिए, ये आप कह सकते हैं। तो ये दोनों एक साथ हो रहा है। दो चीज़ें जब आपस में मिलती है कि हाँ भाई, जब सोने पे सुहागा हो गया, जैसे आग में घी का काम, उसी प्रकार ये आपको बाल गंगाधर तिलक उस समय ये कर रहे थे। तो ये भी चल रहा था, और बाद में जब ये आपको व्यायाम मंडल के सदस्य जब ये चीज़ यहाँ पे प्रेरित हो गए कि हाँ भाई अब हमको अपने अधिकारों की मांग करेंगे, तो यहाँ पे व्यायाम मंडल सदस्यों के द्वारा जो है 2 घटना घटती है। पहला घटना यह घटता है कि व्यायाम मंडल के जो सदस्य होते हैं, उस समय मुंबई में जो है रानी विक्टोरिया, सॉरी हाँ महारानी विक्टोरिया जो थी, आपको साम्राज्यवाद का ये प्रतीक होता है महारानी विक्टोरिया का मूर्ति, यानी मुंबई में जो है महारानी विक्टोरिया का मूर्ति लगाया जाता है, लगा होता है, जो साम्राज्यवाद का प्रतीक होता है। तो ये व्यायाम मंडल के सदस्यों के द्वारा जाकर इस मूर्ति पे जो है अलकतरा को पोत दिया जाता है। ये आपको व्यायाम मंडल का ये पहला यहाँ पे ये कार्य होता है अंग्रेजों को विरोध करने का। तो ये तो पहला था। उसके बाद दूसरा जो है बहुत बड़ा कदम उठाया व्यायाम मंडल के सदस्यों के द्वारा, और यह घटा कि 1-2 अंग्रेज अधिकारी, एक रेंड और आयस्ट की यहाँ पे इन्होंने जो है व्यायाम मंडल के द्वारा यहाँ पे हत्या कर दी जाती है। उसके बाद पूरे भारत में लोग जान जाते हैं कि यहाँ पे कौन सी संस्था आया है, क्रांतिकारियों ने जो है अंग्रेजों को मार दिया है। ऐसा ऐसा पूरा अफवाह फैल जाता, पूरा अफवाह का ये सच्चाई था, तो ये फैल जाता है, और ये बहुत फेमस रहता है व्यायाम मंडल। तो यहाँ पे व्यायाम मंडल के ये कैसे इन लोगों को, जो अधिकारियों को मारते हैं, चलिए इसको देखते हैं ये घटना क्या था। तो ये जो है 1897 में यहाँ पे उस समय पुणे में, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, तो पुणे में जो है एक बीमारी फैली थी जिसका नाम था प्लेग। प्लेग जो है चूहा के से फैलता है, तो चूहा काटने से यहाँ पे प्लेग फैल रहा था। तो यहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा जो है इसकी जांच के लिए एक समिति बनाई, प्लेग जांच समिति, और इस जांच समिति के जो है अध्यक्ष किया गया नियुक्त। अध्यक्ष बने इसके रेंड, और उपाध्यक्ष बने इसके आयश। तो इसके अध्यक्षता और उपाध्यक्षता में जो है ये लोग जो है बहुत निकले गाँव में कि यहाँ कैसे कैसे प्लेग फैल रहा है, उसकी जाँच के लिए अपने सदस्यों के द्वारा ये पहुँचे। तो जब ये पहुंचे तो लोगों के घर घर में घुसकर ये जांच कर रहे थे कि हाँ प्लेग कैसे फैल रहा है, कहाँ पे फैल रहा है, कि ये क्या बात सच है। तो यहाँ पे इसी समय एक जो है अभद्रता व्यवहार किया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, और ये किया जाता है कि जांच के दौरान ये महिलाओं के साथ जो है अभद्र व्यवहार करने लगे, उनको छेड़छाड़ करने लगे। जब ये खबर यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक को मिलता है, चाकी आपको ताकि और साथ में व्यायाम मंडल के सदस्यों को मिलता है, तो ये लोग जो है पूरा आग बबूला हो जाता है कि हाँ अंग्रेजों के द्वारा ऐसा किया जाना बहुत ही यहाँ पे निंदनीय है, या हमसे उनसे बदला जरूर लेकर रहेंगे। तो उसी प्रकार ये लोग जो है बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया कि जो इनका पत्रिका आता था, उस समय 2 पत्रिका इनका आता था, एक आता था मराठा और एक आता था केसरी। दोनों भाषा भी याद रखना, जो मराठा था वो अंग्रेजी में आता था, जो केसरी था वो मराठी में आता था, याद रखिएगा। ये केसरी है, केसरी मराठी में और मराठा जो है अंग्रेजी में, यानी याद रखिएगा जो मराठा है खुद मराठी में नहीं था, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। तो ये जब बाल गंगाधर तिलक थे तो इन अपने 2 पत्रिकाओं के द्वारा जो है लोगों को अवगत कराते थे कि हाँ हमारे साथ ये अन्याय हुआ, इसका हम बदला लेके रहेंगे।
तो यहाँ पे जब केसरी पत्रिका में इनके द्वारा जो है, देखिए एक जो है यहाँ पे लिखा गया था कि जांच के बहाने हमारी आत्मा को कुचला जा रहा है। जब लोगों को धीरे धीरे ये बात पता चली, उस समय ऐसा थोड़ा था कि मोबाइल था, सब कोई फ़ोन करके बोल दिया कि हाँ ऐसा ऐसा कांड हो रहा है। ये लोग जो है पत्रिका के माध्यम से ही लोगों को पहुंचता था, धीरे धीरे ये लोग पहुंचता था। उस समय ज़्यादा लोग पढ़े भी नहीं थे, तो एक आदमी पढ़ता था तो दूसरे किसी को बताता था। तो ये आपको धीरे धीरे ये चीज़ें जब लोगों को पता चली, तो लोग इससे अंग्रेजों के प्रति यहाँ पे विरोध करने लगे। और साथ में इनका जो शिवाजी महोत्सव जो चल रहा था, उसमें यहाँ पे इन्होंने भाषण देते हुए कहा था कि अगर सही उद्देश्य से किसी की हत्या भी कर रहे हैं तो वो गलत नहीं है। इस बात को लेकर यहाँ पे जो आपके पेयाम मंडल के सदस्य थे, यानी जो चापेकर बंधु थे, इन्होंने जो है प्रेरित होकर यहाँ पे जो रेंड और आयस जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इसकी जो है हत्या कर देते हैं, ये प्रेरित होकर। अब ये हत्या जब हो जाती है तो अंग्रेजों के द्वारा कार्रवाई शुरू होता है। चापेकर बंधुओं को यहाँ पे पकड़ा जाता है। उसमें जो है 2 भाई को फांसी भी दे दिया जाता है, एक आपके दामोदर हरि, दूसरे जो है बालकृष्ण हरि को यहाँ पे फांसी दे दी जाती है। बाकी आपको बच जाते हैं वासुदेव हरि, आपको वासुदेव हरि ये बच जाते हैं। बाकी ये 2 भाइयों को जो है यहाँ पे फांसी दे दी जाती है। लेकिन यहाँ पे ये पकड़ाए कैसे चापेकर बंधु, तो इनको पकड़वाया एक यहाँ पे भारतीय नहीं, भारतीय में 2 थे, एक आपके गणेश शंकर और दूसरे थे रामचंद्र। ये जाके जो है अंग्रेजों को बोल दिया कि यहाँ पे चापेकर बंधु मारा है और यहाँ पे जाकर छिपा है। और ये जो गणेश शंकर थे, रामचंद्र थे, ये जो है 2 द्रविड़ बंधु थे। तो द्रविड़ बंधु के द्वारा चापेकर बंधुओं की मुखभरी की गई थी अंग्रेजों से कि हाँ यही आपको मारा है और यहाँ पे छिपा हुआ है। बाद में जब पता चला व्यायाम मंडल के सदस्यों के द्वारा कि हाँ ये दोनों गोरा जाके जो है आपको अंग्रेजों को बताया है, तब यहाँ पे व्यायाम मंडल के सदस्यों के द्वारा इन दोनों भाइयों को भी जो है यहाँ पे हत्या कर दिया, मतलब इसको हत्या कर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपको दोषी ठहराया जाता है बाल गंगाधर तिलक भी, क्योंकि उन्होंने जो है उकसाया था इन लोगों को। तो बाल गंगाधर तिलक को वो जो है क्रांतिकारी भाषण और केसरी नहीं, हाँ केसरी में लेख लिखने के लिए यहाँ पे जो है इनको 18 महीना का जेल का सजा दिया जाता है। और ये घटना जो है पूरे भारत में एकदम आग की तरफ फैल जाती है कि हाँ आपको 2 भाई को फांसी दे दिया गया अंग्रेजों ने, ये जो है 2 अंग्रेज अधिकारियों को मार डाले हैं, ऐसा ऐसे ये पूरे मतलब भारत में फैल जाता है। उसके बाद यहाँ पे ये लोग जो है पूरे भारत में फेमस हो जाते हैं। जैसे बाल गंगाधर तिलक का जो है ख्याति यहाँ पे बहुत बढ़ जाता है कि हाँ ये सब जो है इन्हीं के बदौलत, इनके सहयोग से किया गया है। तो इस घटना के बाद ये बहुत लोकप्रिय हो जाते हैं। और इन्हीं के बाद जो है बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि इसी समय जो है, इसी घटना के उपरांत जो है इनको मिलता है। बाल गंगाधर तिलक को जो लोकमान्य तिलक आप बोलते हैं, तो ये उपाधि इसी समय इनको ही मिला था। अब हम देखेंगे आगे, अगला घटना है वह है मित्र मेला। मित्र मेला की बात करें तो देखिए इसका जो है स्थापना हुआ था 1899 में नासिक में। तो ये शुरू में जब स्थापना हुआ था तो ये एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था सावरकर बंधु, इन्हीं के द्वारा किया गया था। तो ये शुरू में जो था एक आपका क्रांतिकारी संगठन था जिसमें युवाओं को भर्ती करते थे ये लोग, और उनको जो है यहाँ पे राष्ट्रवाद फैलाने और लोगों को जागरूक करने का काम करते थे। तो इनको जो है बनाया था वह था सावरकर बंधु। सावरकर बंधु भी जो है 3 भाई थे, एक थे गणेश दामोदर सावरकर, दूसरे थे विनायक दामोदर सावरकर, तीसरे थे आपके नारायण दामोदर सावरकर। ये तीनों भाई के द्वारा जो है शुरू किया गया था मित्र मेला। और ये जो है इसको जो है अभिनव भारत का पूर्ववर्ती संस्था भी बोला जाता है, क्योंकि जो अभिनव भारत संस्था बना ये आपको पहले मित्र मेला ही था। मित्र मेला का नाम बदलकर ये जो है अभिनव भारत रखा गया था। तो ये जो 1899 में बना था मित्र मेला, इसको जो है 1904 में नाम बदला गया और वह बीडी सावरकर के द्वारा बदला गया था। और इसको बदलकर मित्र मेला का नाम अभिनव भारत रख दिया गया था। तो इसलिए अभिनव भारत का पूर्ववर्ती संस्था अगर पूछे तो वह मित्र मेला कहा जाता है। नाम जो है बदला गया था बीडी सावरकर के द्वारा। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको, अभिनव भारत समिति को। अभिनव भारत समिति जो है अब 1904 में इसका नाम पर स्थापना तो हुआ था। 1899 में आप ऊपर देख लिए हैं कि ये मित्र मेला के नाम से हुआ था। तो बीडी सावरकर जो थे इनका नाम बदलकर रख दिया गया अभिनव भारत। तो ये जो बीडी सावरकर के बारे में थोड़ा जान लीजिए। ये जो बीडी सावरकर थे उस समय आपको ये एक छात्र थे। छात्र जो है ये कॉलेज में पढ़ते थे और वो कॉलेज था फर्ग्यूसन कॉलेज, ये पुणे में था। तो इसी में ये पढ़ाई करते थे और उसी के दौरान ये अपना एक संगठन चलाते थे। तो ये अभिनव भारत जो संगठन था वह एक गुप्त क्रांतिकारी संस्था था, यानी ये लोग छुप छिपा कर एक संस्था चलाते थे। और यह जो है संस्था बीडी सावरकर जो थे वह इटली के एक मेजनी थे क्रांतिकारी, आप 9th में पढ़े होंगे मेजनी के बारे में, इटली की क्रांति में। तो ये मेजनी से बहुत प्रभावित थे, ये इनको समझ लीजिए कि उनको अपना मार्गदर्शक मानते थे। तो बीडी सावरकर ने जो है मेजनी जैसा आपको
एक संस्था बनाया था जिसका अभिनव भारत नाम रखा था। तो ये आपको मेजनी के द्वारा जो संस्था बनी थी तरुण इटली, तो तरुण इटली से जो है ये आपको अभिनव भारत प्रेरित था। एग्जाम में पूछ सकता है कि यहाँ पे जो अभिनव भारत है किस संस्था से प्रेरित था, तो तरुण इटली से प्रेरित था। और ये तरुण इटली किसका था, तो मेजनी का था। और यहाँ पे मेजनी का जीवनी भी जो है बी.डी. सावरकर के द्वारा यह लिखा गया था, तो याद रखिएगा। और उसी दौरान ये जो है फर्ग्यूसन कॉलेज में पढ़ रहे थे। 1905 तक जो है ये यहाँ पे पढ़े। जब यहाँ पे इनकी आगे की जब पढ़ाई करनी थी तो इनके पास यहाँ पे जब पैसा नहीं था उतना कि यहाँ हम बाहर जाकर पढ़े, तो उस समय 1906 में जो है लंदन में एक व्यक्ति रहते जिनका नाम था श्याम जी कृष्ण वर्मा। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा जो थे लंदन में रहते थे, और जो है इनके द्वारा 1905 में जो है एक संस्था बनाया गया था इंडियन होम रूल लीग, ये लंदन में बनाया गया था। तो ये जब ये अपना लीग चला रहे थे तो उसी समय इसी लीग में जो है एक हॉस्टल बनाए थे जिनका नाम था इंडिया हाउस। ये जो है अतिथियों को रुकने के लिए था, यानी मान लीजिए जो भी भारत के लोग अगर वहाँ पे जा रहे हैं लंदन में, तो अगर उनको जाना है तो ये इसमें जाकर अपना रह सकते थे। और साथ में जो है श्याम जी कृष्ण वर्मा ने जो है एक स्कॉलरशिप भी खोला था कि यहाँ पे जो भी भारत के व्यक्ति अगर मान लीजिए आकर यहाँ पे ये लंदन में पढ़ते हैं तो उनको 1000 रुपया का हम लोग यहाँ पे स्कॉलरशिप देंगे। तो यही स्कॉलरशिप जो है यहाँ पे बी.डी. सावरकर को मिला था, किनके द्वारा, तो श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा। और इसी का लाभ लेकर ये जो बी.डी. सावरकर है 1906 में पहुंच गए लंदन। जब ये लंदन पहुंचे तो ये इंडिया हाउस में ये लोग रहने लगे। साथ में अन्य भी क्रांतिकारी यहाँ पे धीरे धीरे आए और यहाँ भी एक संगठन बन गया, इन लोगों का एक ग्रुप बन गया। तो जब ये पहुंचे, क्योंकि यहाँ पे बी.डी. सावरकर जो थे, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आपको अभिनव भारत भी चला रहे हैं, लेकिन ये बीच में चले जाते हैं यहाँ पे लंदन। तो लंदन जाने के बाद यहाँ पे जो है इसमें रहकर आपको अन्य सारा मान लीजिए कोई अस्त्र शस्त्र चलाना सीख गए या इनको कोई शस्त्र मिल गया, तो ये जो है आपको अभिनव भारत को सहयोग वहीं से ये करते थे। तो ये आपको अब बी.डी. सावरकर के बारे में एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो बी.डी. सावरकर यहाँ पे जो रह रहे थे इंडिया हाउस में, तो इसी के दौरान यहाँ पे आपको 1857 की क्रांति पे इन्होंने जो है एक जो है अपना रचना लिखा था जिसका नाम था भारत का स्वतंत्रता समर, यानी भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857। तो सबसे पहली बार इसी किताब को जो है आपको भारत का स्वतंत्रता संग्राम का जो है दर्जा मिला था। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी टीआरई में कि आपको जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम का जो संज्ञा मिला वो किसके द्वारा किसने लिखा था, तो बी.डी. सावरकर ने जो है ये लिखा था। तो ये भी आपको ध्यान रखिएगा। उसके बाद जब ये रहने लगे इंडिया हाउस में, तो धीरे धीरे यहाँ पे इंडिया हाउस में आपको लाला हरदयाल भी आ गए। श्याम जी कृष्ण वर्मा तो पहले से ही थे, साथ में अजीत सिंह ये भी आ गए, आपको ये भगत सिंह के ये चाचा थे। उसके बाद यहाँ पे ये बी.डी. सावरकर आ गए, मदन लाल ढींगरा आ गए। यहाँ पे ये लोग जो है रहते रहते वहाँ पे एक क्रांतिकारी समूह बना लिए थे, कहाँ पे, इंडिया हाउस में। और ये लोग जो है वहीं से रहकर भारत में जो है जो क्रांतिकारी संगठन था उसका ये नेतृत्व कर रहे थे। तो बाकी आपका जो बी.डी. सावरकर का यहाँ पे भारत में तो संस्था था ही जिसका नाम था अभिनव भारत। तो अभिनव भारत हेतु बी.डी. सावरकर वहीं से जो है हथियार भी भेजा करते थे। अब यहाँ पे क्योंकि ये चले गए थे लंदन, तो उस समय जो है अभिनव भारत का नेतृत्व कर रहे थे वह थे गणेश दामोदर सावरकर। तो ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा जब यहाँ पे ये संस्था चल रहा था तो 1909 में जो है बी.डी. सावरकर के नेतृत्व में 1909 में करजन वायली, ये जो है भारत सचिव का बॉडीगार्ड होता है, करजन वायली जो है इंडिया हाउस का जासूसी कर लेता है कि हाँ यहाँ पे क्रांतिकारी समूह बन गया है, ये लोग ऐसे ऐसे रह रहे हैं, हथियार बना रहे हैं, सीख रहे हैं और इंडिया में अपने संस्था को चला रहे हैं। तो करजन वायली ने जो है यहाँ पे जासूसी कर दिया अंग्रेजों को कि हाँ ऐसा ऐसा जो है इंडिया हाउस में बी.डी. सावरकर के नेतृत्व में ऐसा ऐसा ये चल रहा है। तो उसके बाद जब ये पता चला मदन लाल ढींगरा को, तो मदन लाल ढींगरा ने जो है यहाँ पे करजन वायली की हत्या कर देता है 1909 में। तो ये घटना एग्जाम में आपको 2 बार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग आगे यहाँ पे देख लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, ये टीआरई 1 के पीडीटी का सवाल है कि लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था। अभी आपको बताया है लंदन में आपको अभिनव भारत के जो संस्थापक थे वो आपके कौन थे, तो श्याम जी कृष्ण वर्मा थे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए जो 63 नंबर यहाँ पे सवाल पूछा था कि लंदन में सर करजन वायली की हत्या किसने की थी, तो ये बताया है 1909 में जो है मदन लाल ढींगरा के द्वारा ये जो है इसका हत्या कर दिया गया था। तो ये क्वेश्चन आपको 2 बार पूछा हुआ है, टीआरई 3 के पीआरटी में पूछा है और टीआरई 1 के जो है पीजीटी में भी ये पूछा हुआ है। तो यहाँ पे याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन टीआरई 1 के पीजीटी में है और साथ में
ये सवाल ऐसे ही एग्जाम में पूछा है। अब हम देखेंगे आगे इसी घटना में कि मदन लाल ढींगरा ने जो है आपको 1909 में करजन वायली की जब हत्या कर देता है तो 16 अगस्त 1909 को जो है मदन लाल ढींगरा को पकड़कर यहाँ पे फांसी दे दी जाती है। बीडी सावरकर को यहाँ पे, क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में ये सब कांड हुआ था, तो बीडी सावरकर को भी जो है यहाँ पे आजीवन कारावास का सजा मिलता है। और श्याम जी कृष्ण वर्मा, क्योंकि इंडिया हाउस इसी में रह रहे थे, इन्हीं के घर में, तो श्याम जी कृष्ण वर्मा जो है लंदन छोड़कर ये पेरिस चले जाते हैं। और फिर इसके बाद जो है आपका इंडिया हाउस ये जो है नेतृत्वहीन हो जाता है और बाद में धीरे धीरे ये सब जो है घटना यहाँ पे घटना बंद हो जाता है और साथ में ये इंडिया हाउस भी बंद हो जाता है। उसके बाद यहीं पे देखिए, यही क्वेश्चन आपका ऊपर भी था कि 1909 में करजन वायली किसके हाथों मारा गया था, तो मदन लाल ढींगरा के हाथों में मारा गया था। ये आपको टीयर 1 के पीजीटी में सवाल है, आप यहाँ पे देख लिए हैं। अब हम देखेंगे अगला घटना नासिक षड्यंत्र, ये क्या था, चलिए इसको देखते हैं। तो नासिक षड्यंत्र की बात किया जाए कि ये नासिक षड्यंत्र क्या था, तो अभी आप ऊपर पढ़ रहे थे अभिनव भारत के बारे में। तो ये जो अभिनव भारत समिति था, इसका जो है स्थापना किया गया था बीडी सावरकर के द्वारा। जब बीडी सावरकर जो है लंदन चले जाते हैं, आपको रहने लगते हैं इंडिया हाउस में, तो वहीं से जाकर ये जो है अभिनव अपना हथियार वगैरह भेजते रहते हैं और यहाँ पे अभिनव भारत भी भारत में चलते रहता है। तो उस समय भारत में जो अभिनव भारत का नेतृत्व कर रहे थे वह थे गणेश दामोदर सावरकर, क्योंकि बीडी सावरकर तो चले गए थे। तो गणेश सावरकर के द्वारा जो है अभिनव भारत का नेतृत्व किया जा रहा था और बाकी अपना बीडी सावरकर लंदन से जो है हथियार वगैरह भेज रहे थे। और ये जो आपका भारत में अभिनव भारत संस्था था, ये लोग अपना मिलकर यहाँ पे छोटे मोटे क्रांतिकारी घटनाओं का अंजाम देते रहते थे। तो उसी समय आपको बीडी सावरकर के द्वारा ही जो है एक आदमी थे इंडिया हाउस के बावर्ची, जिनका नाम था चतुर्भुज अमीन। चतुर्भुज अमीन के द्वारा जो है यहाँ पे हथियार भेजा जाता है अभिनव भारत को, और वह 20 ब्राउन पिस्तौल और कारतूस रहता है। ये इंडिया लेकर आपको बावर्ची साहब आ जाते हैं, अभिनव भारत को दे देते हैं और इस प्रकार से अभिनव भारत जो संस्था यहाँ पे चल रहा है और क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दे रहा है। क्योंकि उस समय गणेश वासुदेव सावरकर जो थे, यही आपको अभिनव भारत को नेतृत्व कर रहे थे, क्योंकि बीडी सावरकर लंदन चले गए थे। तो गणेश दामोदर सावरकर थे, ये जो है अपना क्रांतिकारी लेख भी लिखते थे और कविता पत्र पत्रिकाओं लिखकर ये जो है लोगों को जागरूक करते थे। तो उस समय यानी आपको नासिक में उस समय एक जज थे जिनका नाम था मिस्टर जैक्सन। तो मिस्टर जैक्सन के जो द्वारा जो है यहाँ पे गणेश सावरकर पे जो है केस चलाया जाता है कि यहाँ आप जो है लोगों को भड़का रहे हैं, क्रांतिकारी आंदोलन कर रहे हैं और यहाँ पे गुप्त संस्था भी चला रहे थे। तो उसी को केस करके यहाँ पे जो है गणेश दामोदर सावरकर को यहाँ पे जो है उम्र कैद की सजा दी जाती है, काले पानी की सजा। काले पानी की सजा क्या होता है, तो सीधा आप समझ लीजिए कि आपको अंडमान निकोबार में एक जेल था, आपको वहाँ पे ये काले पानी की सजा दी जाती है, यानी उम्र कैद आप समझ लीजिए। तो ये काले पानी की सजा जो है गणेश दामोदर सावरकर को मिस्टर जैक्सन के जज होते हुए ये आपको सजा देते हैं इनको। तो यहाँ पे नासिक षड्यंत्र में यही होता है, जो मिस्टर जैक्सन है इनकी हत्या मेन अगर पूछे कि हाँ नासिक षड्यंत्र किससे संबंधित है, तो मिस्टर जैक्सन की हत्या से संबंधित है। तो इनकी हत्या कर दी गई थी बाद में, क्योंकि ये जो है गणेश दामोदर सावरकर को जो है ये जेल में भेजे थे, उम्र कैद की सजा दे दिए थे। तो यहाँ पे जब अभिनव भारत के सदस्यों को पता चला कि हाँ यहाँ पे गणेश दामोदर सावरकर को जो है ये जज साहब भेज दिए हैं, उम्र कैद की सजा दे दिए हैं, तो अभिनव भारत के सदस्यों के द्वारा खास करके लक्ष्मी अनंत कोहरे के द्वारा जो है मिस्टर जैक्सन की हत्या कर दी जाती है। और जब ये हत्या हो जाती है तो उसके बाद फिर मुकदमा चलाया जाता है इन लोगों अभिनव भारत पे, और उसके दौरान जो है 37 लोगों पे यहाँ पे मुकदमा चलाया जाता है अभिनव भारत के सदस्यों पर, जिसमें जो है 3 लोगों को फांसी की सजा दी जाती है। उसमें 3 लोग कौन कौन है आप देख लीजिए। एक उसमें है लक्ष्मी अनंत कन्हरे, उसके बाद है गोपाल जी कृष्ण करवे, उसके बाद है विनायक नारायण देश पांडे। ये 3 लोगों को जो है यहाँ पे फांसी दी जाती है, क्योंकि इन्होंने जो है मिस्टर जैक्सन के हत्याकांड में यहाँ पे ये साथ में थे। और बाकी जो है 37 लोगों का मुकदमा चला था, जिसमें 3 लोग फांसी हो गए, बाकियों को जो है जेल भेज दिया गया था। और आपको क्योंकि ये पता चल गया अंग्रेजों को, क्योंकि मुकदमा चला तो यहाँ पे पता चल गया कि जो बीडी सावरकर है वह लंदन से रहकर हथियार इन लोगों को भेजते थे, और यहाँ पे उसके थ्रू जो है ये लोग जो है भारत में क्रांतिकारी आंदोलनों को अंजाम दे रहे थे। इसलिए जो है 1910 में जो है बीडी सावरकर को लंदन से यहाँ पे गिरफ्तार करके अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल में जो है आजीवन कारावास देते हैं, यानी काले पानी की सजा दे दी जाती है। काले पानी का मतलब यही होता है सेलुलर जेल में
उम्र कैद की सजा जो आपको अंडमान निकोबार में था। तो बीडी सावरकर भी जो है यहाँ पे जेल में चले जाते हैं हमेशा के लिए। लेकिन फिर बाद में क्या होता है कि 1921 में यहाँ पे बहुत प्रयासों से जो है क्षमा याचना के द्वारा ये लोग भेजते रहते थे बीडी सावरकर कि हाँ क्षमा पत्र याचना के द्वारा जब भेजे तो बीडी सावरकर को जो है फिर 1921 में जो है रिहा कर दिया जाता है। रिहा भी करते हैं इनको तो जो है शुरू में 3 वर्ष तक जो है इनको नज़रअंदाज करके रखते हैं कि हाँ यहाँ पे किसी को पता नहीं चले। तो 3 वर्ष तक जो है ये रत्नागिरी जेल में भी ये रहे थे। और उसी जेल में जो है इन्होंने एक पुस्तक लिखा जिनका नाम था हिंदुत्व। तो हिंदुत्व नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो बीडी सावरकर के द्वारा। कहाँ पे लिखा गया था? तो रत्नागिरी जेल में लिखा गया था। तो ये आपको पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा अभिनव भारत से। बाकी यहाँ पे अब जो है महाराष्ट्र का पढ़ लिए। अब हम देखिए पढ़ेंगे एक ही करके बंगाल में जो भी क्रांतिकारी आंदोलन हुआ उसको चलिए कवर करते हैं। तो शुरू में सबसे पहला यहाँ पे है अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति के बारे में चलिए पढ़ते हैं। ये जो है 1907 में बनी थी।